सो हेलो टू माय ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। देखो, अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। अब इस लेक्चर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। हम यहाँ पे यूट्यूब बैच में कंप्लीट अकाउंट्स, कंप्लीट एनसीईआरटी की जो हमारी बुक होती है वो यहाँ कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्या मैं आपको इसमें पहले कंसेप्ट समझाऊंगी? हाँ जी, बिल्कुल। पहले कंसेप्ट्स करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। डेली हमारी क्लास स्टार्ट करेगी। तो क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ यहाँ से भी करोगे सो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। चलो, तो अब देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का आज की क्लास में जो मैं करवाऊंगी वो फंडामेंटल रहेगा, यानी कि उसके बारे में बताऊंगी। पहले टॉपिक समझोगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन में डिफिकल्टी ज़रूर आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी ना आए, वो इजी रहे, उसके लिए पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लो। क्लास 11th में ना हमने किया हुआ है अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। वो क्या होता था भाई? ऐसी फर्म जहाँ पे सिंगल ऑनर है, जहाँ पे सिंगल ऑनर है। यानी मान लो अगर ऑनर का नाम है मिस्टर चिंतामणि, तो वो सिर्फ उसकी फर्म है, यानी उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका, जो भी पैसा लगेगा वो उसका, रिस्क भी उसका, लॉसेस भी उसका जो भी है, मतलब वो सिर्फ एक वो पर्सन होगा जो डिसाइडिंग पावर होगा। लेकिन जब भी किसी फर्म को, बिजनेस को ग्रो करना है तो एक अकेला पर्सन कितना ही पैसा लगा देगा, 1 CR 2 CR जितने भी हैं उसके पास वो लगा भी दे, तो भी ग्रोइंग स्टेज पे उसको बहुत सारे स्किल्स चाहिए जो उसके अकेले के पास नहीं होंगे। तो और लोगों से भी वो पैसा इकट्ठा करता है। किस वे में करता है वो सोचता है। एक काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम ट्रांजिशन बेसिस पे यानी कन्वर्ट करके पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। और पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट रहता है कि वहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स आप ज्वाइन करवा सकते हो, मिनिमम टू मैक्सिमम 50, जिससे कि ज़्यादा कैपिटल आएगी, रिस्क डिवाइड होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस अच्छे से हो पाएंगे। अगर लॉस है तो वो डिवाइड होगा, प्रॉफिट है तो वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि स्किल ज़्यादा आते हैं, कैलिबर ज़्यादा होता है अगर ज़्यादा लोग हैं तो। ठीक है, सो पहले लिख लो स्टूडेंट, सिंगल ऑनर से। अब हम किस पे बात करने वाले हैं क्लास 12th में? 12th क्लास में हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अब इस पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि 2 से कम है तो वो तो सिंगल प्रोप्राइटर ही हो गया, सोल प्रोप्राइटर। और मैक्सिमम 50 होते हैं। ठीक है ना? यहाँ आने से क्या हुआ? ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पैसा आएगा, यानी कि कैपिटल आएगी, ज़्यादा स्किल्स आएंगे, रिस्क आपस में शेयर हो पाएगा, ये सब उसके एडवांटेजेस होगी। नेक्स्ट थिंग इज, अब बात आती है, तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म आने से बिजनेस जो है हमारा ग्रो करता है। समझ गए कैसे? ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा स्किल्स एंड ऑल। अब है, अगर अब मान लो पार्टनर्स आ गए, लेकिन क्या वो आपस में कोई अग्रीमेंट करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि हाँ इतना इतना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, इतना हम रिस्क शेयर करेंगे इस तरीके से? सो हाँ जी, कितनी कैपिटल लानी है, कितने लॉसेस डिवाइड होंगे। उसके बाद कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो हम उसको कितनी सैलरी देंगे। कोई पार्टनर हमारे लिए बिजनेस लेकर आ रहा है, ज़्यादा कोई कस्टमर्स लेकर आ रहा है, मेहनत ज़्यादा हो रही है उसकी, तो कितना उसको कमीशन देंगे, बोनस देंगे, इस सब के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो लिखो स्टूडेंट्स, आपस में अग्रीमेंट बनता है और उस अग्रीमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। सो एवरीथिंग इज ऑन रिटन। पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वर्बल नहीं, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्या क्या लिखा होगा उसमें कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है। अदरवाइज तो सब कहेंगे ना कि प्रॉफिट है तो हम ज़्यादा लेंगे, लॉस है तो हम कम लेंगे। से नहीं, कितना प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो रहेगा। उसके बाद बात आएगी कि कितनी सैलरी दी जाएगी, कैपिटल के बारे में। ठीक है, वो और क्या लिख सकते हो कि वे बोनस कितना दिया जाएगा, कमीशन कितनी दी जाएगी, ड्राइंग्स कैसे होंगी, वो सब कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी सारी बातें उसमें आ जाएंगी। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप।
कि पार्टनरशिप के बारे में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लिख दिए। तो द सेकेंड नेम ऑफ द पार्टनरशिप डीड इज द आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ तक आई होप जो मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल वे बताया वो समझ आ गया। अब बात करेंगे हम हमारे कंसेप्ट्स के बारे में। तो कुछ कंसेप्ट्स यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको लग रहा था मैम अकाउंट्स तो प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, आप पहले थ्योरी क्यों करवा रहे हो? एक बार मेरे तरीके से पढ़ के देखो, एक बार इसके थ्योरेटिकल वे, इसके फंडामेंटल समझ लो, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिससे कि पूरा आपका जो है अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो पहले कुछ लेक्चर्स में हम इसके सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। लेट्स डू इट। अब पहला आता है स्टूडेंट्स, हमने ना एक कंसेप्ट पढ़ा था क्लास 11th में भी, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, पार्टनर्स जो है वो, या जो इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, वो फर्म से अलग होता है, बिजनेस से अलग होता है। हमें हमारी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है, पार्टनर्स की नहीं। पार्टनर्स अपनी अकाउंटिंग कर लेंगे, हमारे सिलेबस में जो है दैट इज इस फर्म की अकाउंटिंग, फर्म की अकाउंटिंग। ठीक है, सो पार्टनर्स की नहीं, पार्टनर्स अलग होते हैं, पार्टनर्स को मिला के फर्म बनती है। तो पार्टनरशिप फर्म अलग एंटिटी है। इनफैक्ट क्या होता है ना, हर पर्सन को थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता रही हूँ, हर पर्सन को जो भी बिजनेस कर रहा है उसको एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो टैक्स लगाता है, वो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इशू करता है। तो पार्टनर्स का अलग होता है और फर्म का अलग होता है। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पे बात आ गई कि हमने हमेशा जो पर्सन्स हैं और फर्म है उनको अलग मानना है, हमें अकाउंटिंग करनी है फर्म की। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, व्हेनेवर वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट्स, 3 मेन अकाउंट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बनेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन अकाउंट। उसके बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे अकाउंट्स आएंगे एज पर द क्वेश्चन डिमांड, बट 3 मेन अकाउंट्स जो होंगे, these will the, so the first account will be प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैम P&L अकाउंट होगा, अब गलती से एप्रोप्रिएशन लिख रहे हो, नहीं, P&L का एक्सटेंशन यहाँ करना है हमें, P&L एप्रोप्रिएशन, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, लिख लो। P&L का एक्सटेंशन है, P&L से जो प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में डिवाइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, सेकेंड हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, और थर्ड जो हम बात करेंगे दैट विल बी ऑफ द करंट अकाउंट। समझ आया? अब तो लेट्स स्टार्ट विद द, सबसे पहले जो आप अभी बात ही कर रहे थे, माइंड में आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन समझेंगे इस P&L अकाउंट के बाद। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, पहले एक बात, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली आपको जो है स्टूडेंट एट 7:30 PM यू आर गोइंग टू गेट द क्लास ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस लेंगी जिससे आप डेली उसको कवर भी कर सको और पूरा जो आपका सिलेबस है कवर होगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलना दैट नाउ दे कैन जॉइन, दे कैन कंप्लीट देयर एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 12th अकाउंट ऑन यूट्यूब ओनली। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये कौन सी नेचर का अकाउंट है? 3 नेचर के अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स में। फर्स्ट हमारे पास एक होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल रहता था? दैट डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही होता है ना, तो इसी के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। मतलब जब भी कोई एक्सपेंडिचर होता है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि एक आपको बना के दिखा देती हूँ परफॉर्मेंस का। देखो यहाँ तो लिख ही लोगे आप पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन particulars
अमाउंट, ठीक है ना, ये डेबिट साइड, ये हमारी आ गई क्रेडिट साइड, ठीक है, इन रुपीज। अब देखो यहाँ क्या लिखोगे डेबिट साइड पे, सारे एक्सपेंसेस, टू ऑल एक्सपेंसेस। अब कैसे कैसे एक्सपेंसेस यहाँ आ सकते हैं, पहला तो एक हमारे पास होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें कि जो हमारा फैक्ट्री का खर्चा चल रहा है या फिर मैं बोलूँ रॉ मटेरियल का खर्चा है, वो सब आने के बाद उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आता है। वो आपने सीखा हुआ है अच्छे से क्लास 11 में। तो उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, जिसमें अभी एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं माइनस हुए, यानी शॉप पे आने के बाद ऑफिस वाले एक्सपेंस माइनस नहीं हुए, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया पहले यहाँ लिख लो, क्योंकि जो भी इनकम आई हमने क्रेडिट साइड में लिख ली, तो ये हमारे पास प्रॉफिट और इनकम है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ब्रॉट डाउन, कि इतना आया है। फिर यहाँ एक्सपेंस लिख लो। मैम एक्सपेंस कैसे कैसे हो सकते, किसी भी तरीके का सेलिंग एक्सपेंडिचर लाइक कमीशन ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी दी है डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉयज़ को। थर्ड, कोई भी एडमिन एक्सपेंडिचर, ऑफिस का कोई खर्चा, ठीक है, सब कुछ। और क्या आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैरेज आउटवर्ड जा रहा है, कहीं पे कोई रेंट पे आउट हो रहा है, सैलरीज दी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, कुछ भी है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। फिर मान लो कोई इनकम है, सो बाय ऑल इनकम, बाय ऑल इनकम। अब किस तरीके की इनकम हो सकती है, मान लीजिए कहीं से कोई रेंट आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है रेंट, ठीक है, या फिर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को लोन दिया है, कुछ भी इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट्स डिस्काउंट मिला हमें कहीं से, दिया नहीं है, मिला है, हमारी इनकम हुई है, हमें कहीं से कोई कमीशन मिली है फर्म को, सो कमीशन, ठीक है, कोई बेड डेट थे, ऐसा पैसा था जो लग रहा था अब नहीं मिलेगा, वो रिकवर हो गया, सो बेड डेट रिकवर, बेड डेट रिकवर। ये सब कुछ होने के बाद जो हमारे पास, अब हमें देखना है, एक मिनट रुकिए। अब स्टूडेंट जब हमारे पास इतना सब कुछ आ जाएगा ना, देन वी विल गेट टू नो कि हमारे पास प्रॉफिट आया या लॉस आया। मान लो इन सब इनकम्स में से, इन सब इनकम में से जब हमने ये एक्सपेंडिचर माइनस करे तो सरप्लस अमाउंट है। मान लो इनकम्स मिला के हमारे पास आ रहा था 10 लाख, ठीक है, और ये सब एक्सपेंसेस मिला के हमारे पास आई 8 लाख, तो यानी 10 लाख के प्रॉफिट में से 8 लाख का खर्चा माइनस कर दो तो बचे 2 लाख रुपए, अभी भी सरप्लस है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। उसको हम लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब 2 लाख रुपए, अगर इसका रिवर्स होता, मान लो यहाँ पे 12 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हो जाता तो लॉस होता। अब बात आई, अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, हाँ डेफिनेटली करेंगे। तो इसका मतलब अब होगा इस प्रॉफिट का बंटवारा, इस 2 लाख रुपए को बांटना है, किसमें बांटना है, पार्टनर्स में। और जब भी पार्टनर्स को कुछ देना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ नहीं देंगे, बिकॉज वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट अलग अलग फॉर्म्स में मिल रहा है। उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। आ जाइए एक बार। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का ही एप्रोप्रिएशन है, डिविजिबल है, तो नॉमिनल नेचर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट साथ के साथ में मैं क्या कर रही हूँ, आपके क्लास 12 के कोई डाउट्स हैं, कुछ है, तो वो भी आप आपस में सॉर्ट आउट कर सको, इसके लिए आई एम क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तक ग्रुप नहीं है, आज की क्लास से मैं इस सेशन के लिए यानी फॉर द सेशन 2024-25 स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और एक काम और करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट इट।
सो आई एम गेटिंग मैसेजेस हेयर कि मैम टेलीग्राम की जगह जो है आप एक बार हमें व्हाट्सएप ग्रुप ही दे दो। स्टूडेंट्स अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद व्हाट्सएप पे देखेंगे, ठीक है? एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगेन इट इज पर्टिकुलर्स amount, particulars, amount, ठीक। अब जो भी पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आया, वो कैसे कैसे डिवाइड होगा, ठीक है ना? मान लो पार्टनर्स 3 पार्टनर्स है और उनकी जो रेशियो आ रही है वो कह रहे हैं इक्वली डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर दो 1:3, 1:1 में। नहीं, रुको, सिर्फ प्रॉफिट नहीं जाता पार्टनर्स को और भी काफ़ी सारे प्रॉफिट में से जो है अलग अलग उनके लिए डिविजिबल प्रॉफिट रहता है। कैसे? मान लो स्टूडेंट्स एक प्रॉफिट है, दैट इज अ नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को एक तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा यहाँ पर, उन्होंने ना बिजनेस में कैपिटल लगाई थी। अब 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, उन्होंने कहा हमने बिजनेस में ना अपने 10-10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है? इससे बेटर ये पैसा अगर हम बैंक में रखते तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता, बिजनेस नहीं दे रहा तो नहीं, बिजनेस भी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है, ठीक है? इसीलिए पार्टनरशिप डीड में वो लोग लिख लेते हैं कि ठीक है ऐसी बात है तो हम आपको कैपिटल जितना पैसा आप लगा रहे हो प्रॉफिट में से उस पर आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली प्रॉफिट का वो ही डिवाइड कर रहे हैं बट अलग अलग फॉर्म्स में। उसके बाद बात आती है सैलरी। दिस इज नॉट अ सैलरी टू एम्प्लॉय, दिस इज सैलरी टू पार्टनर। ये कब देते हैं कि अगर कोई मान लो पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स कहते हैं ठीक है तुम सैलरी भी ले लेना बट तुम ये काम कर लो एक्स्ट्रा वाला। उसके बाद किसी पार्टनर को कोई बोनस देना है, कोई कमीशन देनी है। अच्छा, और क्या होता है, अब सारा का सारा पैसा बांट दोगे तो आगे बिजनेस कैसे चलेगा? तो बिजनेसेस में कहते हैं एक काम करो, थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए सेव कर लो, उस पैसे को बोलते हैं रिजर्व, ठीक है? सो रिजर्व भी रखा जाता है। जो भी एक प्रूडेंट बिजनेसमैन होगा, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन होगा ना, वो रिजर्व जरूर रखता है, वो इस रिजर्व को जरूर रखेगा क्योंकि रिजर्व ही फ्यूचर में काम आएगा। मैम फिर P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों रख रहे हो, ये तो पार्टनर्स का है तो ये भी पार्टनर्स का ही ना, आगे जाके कल को पार्टनर्स का ही बेनिफिट है, तो रिजर्व। अब और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया था तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? अब अगर तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, डिसाइड की गई है, बेसिकली ना मैं प्रॉफिट के बारे में बोलती हूँ, सबके लिए नहीं, ठीक है? प्रॉफिट टू पार्टनर्स। स्टूडेंट्स प्रॉफिट टू पार्टनर का क्या रोल रहता है कि अगर तो लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि कितना देना है तो उस रेशियो में अदरवाइज इक्वली डिवाइड होगा। बाकी सबके लिए अभी आगे रूल बताती हूँ, अभी हमने बात करी है प्रॉफिट टू पार्टनर्स, ठीक है? अब आ जाओ एक बार P&L एप्रोप्रिएशन में। तो क्या मैंने बोला, यहाँ सारे खर्चे आ जाएंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आ जाएंगे इनकम। तो पहला खर्चा कैपिटल लगाई थी पार्टनर्स ने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, तो तीनों को इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है? अच्छा, और क्या एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, हो सकता है सैलरी दी जा रही हो, जिस भी पार्टनर को दी है उसका नाम लिख के कर दोगे, बोनस दे रहा है, कमीशन दी है पार्टनर्स को, या फिर लोन लिया था पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट दिया है। ओके, अब आप क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो वो लिखोगे स्टूडेंट जितना प्रॉफिट आया है, दैट इज अ बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से जितना प्रॉफिट आया है यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन बेसिकली बता देती हूँ, इट इज एन एक्सटेंशन टू P&L अकाउंट, एक्सटेंड होकर बता रहा है कि किस तरीके से डिवाइड होगा। मैम यहाँ और क्या इनकम आ सकती है? आ सकती है, बिजनेस से पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा ले लेते हैं, ठीक है, कि बाद में लौटा देंगे। अब उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग। जब कोई पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर भी इनफैक्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा लेता है, सो दैट इज नॉन एज ड्राइंग्स। अब
आपको बिजनेस से पैसा दिया है तो क्या आप उस पर इंटरेस्ट नहीं दोगे बिजनेस को? डेफिनेटली, क्योंकि आपको ना देता, बैंक में रखता तो उसको भी तो इंटरेस्ट मिलता। तो डैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये बिजनेस का प्रॉफिट होगा, इनकम होगी कि पार्टनर से पैसा मिल रहा है कि जो ड्राइंग ली थी उस पर इंटरेस्ट दो। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात आती है, इसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैम ये जो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल जाए तो फिर कितना दिया जाएगा? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट नाउ। देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे, अगर तो मैं आपको इनफैक्ट बता ही देती हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ बेसिक्स करवाऊंगी, फिर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, क्योंकि एज पर लॉ ये माना जाता है कि अरे तुमने अगर पार्टनर बने हो तो कैपिटल तो लगाओगे ना, पैसा तो लगाओगे, तो किस बात का इंटरेस्ट ले रहे हो? तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग, बट नहीं लिखा, एब्सेंस है, नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साथ ही साथ नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स पर्सनल खर्चे के लिए पैसा ले रहा है, थोड़े टाइम के लिए वापस लौटा देगा, तो उससे भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो। थर्ड आता है स्टूडेंट, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो कोई सैलरी नहीं होगी, कोई बोनस नहीं होगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए होता है भाई, आप रिटन डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिख दो, नहीं लिखा तो यू कांट पे। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो कितनी रहेगी? अगर लिखा है, मान लो 3:2:1 लिखा है, तो उस रेशियो में, नहीं लिखा तो इक्वली, नहीं लिखा तो इक्वली डिवाइड होगा। जितने भी पार्टनर होंगे इतने। अब कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अब मैम बाकी सब तो ठीक है, बट आपने एक खर्चा ये भी लिखवाया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका क्या रहेगा? ये भी मत दो। नहीं स्टूडेंट, कैपिटल लेने का मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगा दिया, वापस अभी नहीं दे रहा, वो बाद में देगा, जब प्रॉफिट होगा उसमें से दिया जाता है। या कोई मतलब प्रॉफिट दिया जाता है, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो उसकी वापस कैपिटल होती है कि ठीक है पैसा वापस पकड़ो जाओ। बट लोन का मतलब होता है उधार देना, थोड़े टाइम के लिए दे रहा हूँ फिर वापस लूँगा। तो इन दैट केस अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मैक्सिमम पेड होगा। एक मिनट रुको, ये से यार। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड at the rate 6%, at the rate 6% per annum to partners। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया जाता है? 6% पर एनम टू पार्टनर, 6% पर एनम टू पार्टनर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ अभी तक कोई भी अगर डाउट है तो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ना एक काम करो, इसको प्लीज़ एक बार ज़रा अंडरलाइन पे यहाँ पे ना एक डिवीज़न बना लो। द रीज़न बीइंग, ये हमेशा इतना ही देंगे, मतलब बाकी सबके लिए मैंने एरो लगा दिया तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बाकी सबके लिए है कि पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस है तो आप इतना दोगे, बट ये जो पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू पार्ट, ठीक है, ये इतना ही दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन में और ज़्यादा आपको इसकी क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगी कि कब कैसे देना है। ओके, तो आई होप सबको अच्छे से क्लास समझ आई। कहीं कोई डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। कल हम फिर से मिलेंगे 7:30 PM पर, जहाँ पर हम करेंगे इसके जो है फर्दर टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ना। बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड या मीटिंग द नेक्स्ट सेशन।